हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आज की क्लास में संडे स्पेशल में हम लोग जानेंगे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक अपने ऑफिस के अंतर्गत आखिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों अपने आप को मानता है कि हम सिक्योर हो गए। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्यों आखिर लोग समझते हैं कि नहीं, अब हमको भगवान की प्राप्ति होगी। आखिर वो क्यों ऐसा कहता है? क्या उसको ऐसा फैसिलिटी मिल जाता है? कौन सा ऐसा चीज़ मिल जाता है कि वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करने लगता है, जो कि वो सिक्योरिटी उसको एक प्राइवेट जॉब में नहीं मिल पाती है। प्राइवेट जॉब से लोग करने में खितराते हैं, लेकिन वही सरकारी नौकरी वाला दूल्हा हर जगह ढूंढते चलते हैं लोग। क्यों? आखिर वो सरकारी दूल्हा को इतना क्यों इंपॉर्टेंट मिलता है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट वाले को? क्योंकि सरकारी में क्या है, गवर्नमेंट जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी जॉब होता है, एक जॉब सिक्योरिटी होता है। इसमें एक अगर बहुत बड़ा मेजर गलती अगर आप नहीं करते हैं तो छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपको सस्पेंड या जॉब से बर्खास्त नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई आपको बर्खास्त नहीं कर सकता, जबकि वही प्राइवेट वाला क्या है, जब तक आपका यूज है, आपका उससे काम निकल रहा है, आपको रखेगा। जब नहीं है यूज तो आपको कल को दिल में आपको धक्का मार के निकाल भी सकता है। ये एक प्राइवेट वाला में एक प्रॉब्लम होता है। प्लस उसका ये है कि कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इसका सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये घटेगा या क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है। अगर मन किया तो बढ़ा, नहीं तो नहीं तो लोग एक ही सैलरी पर 10-10 साल पर काम कर ही। लेकिन ऐसा कोई सरकारी या कोई भी गवर्नमेंट संस्था में ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ें फिक्स होती हैं। सरकार चूंकि हर किसी का भला चाहती है, सरकार चूंकि एक क्या है, हम लोग का पालनहार एक तरह से कहिए वही है ना, तो क्या करती है वो सब कुछ समझते हुए सैलरी एक निश्चित राशि में हर साल में बढ़ेगी, आपका और भी कुछ बढ़ता है। और भी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिलता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सबसे पहले तो एक सैलरी मिलता है। आप जो काम करते हैं उसके लिए क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। और सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही आपका सबसे बड़ा राशि है, वही सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको मिलता है। बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें तो हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल का फैसिलिटी मिलेगा, बच्चों का पढ़ाने का फैसिलिटी मिलेगा, ये सब चीज़ें भी हम बताएंगे। लेकिन अभी हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है हर किसी के मन में, और वो लोग हमसे पूछते भी हैं कि भैया सैलरी कितना मिलता है आपको, या उनको कितना सैलरी मिलता होगा, वो इस जॉब पर हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि वो इस जॉब पर हैं, तो बताइए ना उनका शुरुआती में कितना सैलरी मिला होगा। जो कभी किसी के लिए कोई दुल्हन देखने गया तो उसका भाई बहन हमसे कॉल करके पूछता है, भैया वो बता रहे थे उनके यहाँ सेट हुआ है तो बोल रहे थे कि 70,000 60,000 सैलरी है। इतना हो सकता है भैया, काम करते हैं ये वाला, तो उनको फिर बताना पड़ता है कि इतना है इतना है। तो ये सब कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में है, तो कहीं आप देखने जाते हैं, अगर वो कोई बोल देता है कि 80,000 है 90,000, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। आज हम खुद सिखा देते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति का जॉब में रहते हुए साल के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ते भी है, शुरुआती सैलरी कितना होगा और हर साल कितना, अगर वो 5 साल नौकरी कर चुका है तब उसका सैलरी कितना होगा, ये चीज़ें। और एक एज ए स्टूडेंट वो तो अलग चीज़ के मध्य में हो गया कि क्यों हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। एक एज ए स्टूडेंट भी आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कम से कम ये तो पता हो। आप एलडीसी बनना चाहते हैं, आप सीजीएल में जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्साइज में जाना चाहते हैं, ऑडिटर बनना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ अगर पता हो जाए कि अरे बाबा इसका इतना सैलरी है, इतना पैसा मिलता है इसमें, तो आपके अंदर एक और एनर्जी मिलेगा। अरे बाबा जो 3,000 में हमारा जो लाइफ कट रहा है गया के किसी कोने में, ओ या रांची के किसी कोने में 3-4 हज़ार में जो लाइफ काट रहे हैं, कल के डेट में अगर 70,000 रुपये सैलरी मिले, 60,000 मिलेगा, तो वही लाइफ स्टाइल में कितना चेंज हो जाएगा। जो आप 3,000 में काट रहे हैं, कल के डेट में 60,000 रुपये मिलने लगे आपको सैलरी, तो कितना एनर्जेटिक माहौल आ जाएगा। तो उस चीज़ को जरूरी है। किसी चीज़ का पेपर का तैयारी करते हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, किसी का, तो उसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर ये किस टाइप का जॉब देता है। उस चीज़ से भी एनर्जी मिलती है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वो किस टाइप का माहौल देता है, ऑफिस में कैसा माहौल होता है, कितना सैलरी देगा और क्या क्या हमको फ्यूचर में दे सकता है। ये सब चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। तो आइए आज हम आपको सिंपली सिर्फ सिखाएंगे कि सैलरी कैसे निकाला जाता है। किस पोस्ट पर कोई किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है तो उसका सैलरी इन हैंड फर्स्ट सैलरी क्या होगा, सेकंड ईयर में उसका क्या सैलरी होगा, थर्ड ईयर में क्या सैलरी होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, वो कितना परसेंटेज बढ़ता है, वो सारी बातें की चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए सैलरी में मिलता क्या क्या है। हम आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे जो एक पोस्टल असिस्टेंट का सैलरी होगा, जो हम आपको सामने शेयर करेंगे, उसका देखिएगा। पहले आप सीख लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो किसी का भी सैलरी जानना है आपको, तो सबसे पहले उसका बेसिक पे मत पूछिए, ग्रेड पे पूछिए कि ग्रेड पे किस ग्रेड पे पर आप काम करते हैं। ग्रेड पे बहुत सिंपल होता है, जैसे क्या ग्रुप डी में कोई काम करता है तो ग्रुप डी का होता है ग्रेड पे 1800, यानी कि एक नापने का तरीका था 6
CPC जिसको बोलते हैं पे कमीशन, उसमें 18 पहले ग्रेड पे 9,000, अब तो हमारा पे बेसिक पे बोलते हैं, लेकिन आप भी उसी को मानक माना गया है। आप उससे पूछिए कि आप जैसे कि आप देखिए, आप अगर ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो 1800 उसका बेसिक है, देखिएगा लिखा रहेगा आपको। बिहार पुलिस ज्वाइन करते हैं तो शायद उसका 2400 या 2000 ग्रेड पे है, ऐसे करके और भी है। आपको अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो गूगल में जाइए, पे मैट्रिक्स 7 CPC का 7C पे कमीशन मैट्रिक्स आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा कुछ दिखेगा। ग्रेड पे के हिसाब से फर्स्ट बेसिक सैलरी क्या होता है, फर्स्ट बेसिक पे क्या होता है, तो जिसका 1800 है वो ग्रुप डी में होगा। जो 1900 ग्रेड पे पर क्या होता है, CHSL में जो LDC पोस्ट है आपका, वो किस में आता है, 1900 ग्रेड पे में होता है। 2400 पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, बैंक क्लर्क, ये सब 2400 ग्रेड पे में आता है। 2800 के में क्या आता है, अकाउंटेंट, ऑडिटर, सीजीएल वाला, गुड्स गार्ड भी 2800 में आता है, और भी सारा पोस्ट जो बहुत सारे जो होंगे टेक्नीशियन वगैरह, वो भी शायद 2400 में टेक्नीशियन आता है। अब ये जब भी आपका नोटिफिकेशन निकलता है किसी जॉब का, तो उसमें लिखा रहता है कि इसका ग्रेड पे क्या है, 2800 पर है क्या है। आप सीजीएल का जो इंटरव्यू पोस्ट जो देखते हैं, एक्साइज, इनकम टैक्स, प्रिवेंटिव, CBI, NI, ये सब जो होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है। AA का पोस्ट जो होता है वो 4800 ग्रेड पर होता है। और 4200 में क्या होता है, DA जो होता है हमारा जो पोस्ट है वो हो गया डिविजनल अकाउंटेंट, वो हो गया 4200। फिर आपका बिहार दरोगा 4200 ग्रेड पे पर होता है। आपका रेलवे पुलिस का दरोगा वो भी 4200 ग्रेड पे पर होता है। तो मैक्सिमम जो स्टेट पुलिस का जो दरोगा होते हैं वो 4200 ग्रेड पे पर होते हैं। रेलवे का भी दरोगा 4200 ग्रेड पे पर होता है। बाकी जो सीजीएल का जो पोस्ट आप जानती हैं, जितना भी आपका जो क्या बोलते हैं उसका इंटरव्यू पोस्ट वाला है, वो सब का सब क्या है, अब तो इंटरव्यू होता नहीं, लेकिन लोग बोलते आ रहे हैं इंटरव्यू पोस्ट, तो हम भी बोल दिए। चलिए 4600 ग्रेड पे पर वो आता है। तो जो 1800 ग्रेड पे पर जो भी व्यक्ति काम करेगा, उसका जो बेसिक पे होगा, उसका सैलरी, बेसिक सैलरी उसका 18,000 ही है। लेकिन उसमें और भी अलाउंस जुटते हैं, जुटने के बाद कुछ चीज़ें घटते भी हैं। उसके बाद जो इन हैंड मिलता है और ग्रॉस बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जिसका 1800 ग्रेड पे है ना, जो व्यक्ति 1800 ग्रेड पे पर काम कर रहा है, उसका बेसिक जो होगा वो 18,000 होगा। जो 1900 पर काम कर रहा है उसको 19,900 मिलेगा बेसिक। जो 2400 ऐसे वगैरह जो है, TA जिसको बोलते हैं हम लोग, टैक्स असिस्टेंट है ना, वो 2400 पर काम करता है, उसका बेसिक पे है क्या, 25,500। इसका यूज कहाँ पे, हम आगे चर्चा करेंगे। या 2800 ग्रेड पे अकाउंटेंट, ऑडिटर वगैरह जो शुरुआती में जो काम करते हैं, उसको 19,200 मिलता है, 29,200। ये वाला समझ रहे हैं सब, 44,900 है, 47,600 रुपया है। अब ये हो गया बेसिक पे, यानी कि ये हो गया बेसिक पे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, मान लेते हैं 4600 ग्रेड पर काम कर रहा है, तो वो 4600 ग्रेड पर काम करेगा, यानी कि वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, या कुछ भी ऑफिसर में है, जो 4600 ग्रेड पर है। तो बताइए उसका जो बेसिक सैलरी है वो पहला नंबर तो कितना है, 44,900। यानी कि ये वाला क्या है, 44,900 रुपये, तो उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पेमेंट है, बेसिक है। अब चूंकि ये कब फिक्स हुआ था, 7 CPC जब आया था, 7 CPC आया था 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 2013 से ये चल रहा था बात, लेकिन 16 में आके इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उस समय का सैलरी है कि जो 4600 में काम करेगा उसको 44,900 मिलेगा 2016 में। तो बताइए 2016 में जो चल रहा था, क्या उस दिन से लेके आज तक का महंगाई, उस समय सरसों तेल 90 रुपये केजी था, 60 रुपये केजी था, आज देखिए 190 का हो गया। उस समय 2016 में पेट्रोल 60, 65, 70 का होगा मैक्सिमम, आज 100 का है कि नहीं है। महंगाई क्या उसी पर है। देखिए ये वाला चीज तो चेंज नहीं हुआ, सरकार 2016 से जो रखी हुई है बेसिक पे वो वही है। तो क्या उसी सैलरी में एक आम आदमी जो ऑफिस में काम करता है, उसके पास और कोई सोर्सेस नहीं है इनकम का, क्या वो वही सैलरी में काम अभी भी कर पाएगा? क्या अपना लाइफ को वो सही से सेटल कर पाएगा उसी सैलरी में जो 2016 में फिक्स किया गया था कि इतना रहेगा ग्रेड पे तो इतना मिलेगा, इतना ग्रेड पे तो इतना, इतना तो इतना? क्या उसी सैलरी के हिसाब से क्या हम अपने लाइफ को सेट कर पाएंगे? अभी के टाइम पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय महंगाई के हिसाब से ये सैलरी रखा गया था। लेकिन अब महंगाई चूंकि उस समय के हिसाब से बढ़ गई, तो सरकारी कर्मचारी का तो एक फाउंडेशन है कि वो और कोई काम कर ही नहीं सकता बेचारा, क्योंकि पूरा टाइम तो ऑफिस में देता है। बिजनेसमैन तो है नहीं कि चलो 4 जगह पैर थमाए हुए, 4 जगह पैर फैलाए हुए, कहीं ना कहीं से उसका इनकम बढ़ते जा रहा है, जीते जा रहा है, खाते जा रहा है। लेकिन एक सरकारी एम्प्लॉय के पास क्या है, ले दे के बस ऑफिस ही से तो एक पैसा आने का जरिया है। तो सरकार देखी कि भाई दिन भर तो ये ऑफिस में रहता है, इसके पास और सैलरी कमाने का कोई जरिया होता नहीं है। तब इसका एक सरकार जो है
महंगाई को देखते हुए डियरेंस यानी महंगाई भत्ता देती है, यानी कि हर साल हर 6-6 महीना पर सरकार जो होती है महंगाई भत्ता देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीए। अभी का जो डीए है महंगाई भत्ता है, यानी कि 2016 से लेकर अभी तक में 17% बढ़ गया है, यानी कि 17% आपको जो भी आपका बेसिक पेमेंट है उसका 17% और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो देखिए जैसे कि हम 17% आपका निकाल चुके हैं, तो देखिए 4600 ग्रेड पे का जो 17% होगा वो कितना बनेगा 7633, यानी कि ये 7633 इतना रुपया और इसमें जोड़ लीजिए, यानी कि ये क्या है डियरेंस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है। जो महंगाई बढ़ी है उसको सरकार क्षतिपूर्ति करने के लिए इस बेसिक पे तो देती ही है, साथ ही साथ ये डियरेंस अलाउंस देती है कि नहीं उस समय हम बोले थे ना 44,900, उस समय बोले थे 44, लेकिन उस समय के हिसाब से आज उतना में गुजारा नहीं हो पाएगा इस लड़के का, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, क्योंकि अब शादी भी आई हुई है, उसका हो गया होगा, बाल बच्चा आ गया होगा, तो इतना में कहाँ काम चलेगा। तो थोड़ा सा डियरेंस अलाउंस महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि अभी पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ता 17% पर रुकी हुई है, नहीं बढ़ी है। 6-6 महीने पर इंप्लीमेंट होता है महंगाई भत्ता। अब ये देख रहे हैं थर्ड वाला में देख रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस। सरकार तो ये सैलरी देती है, लेकिन क्या हम रहेंगे जहाँ भी, तो क्या मेरा रहने का खर्चा फिर कैसे होगा मेंटेन, क्या हम इसमें मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो एक सरकार रहने के लिए आपको एक छोटी सी रकम देती है, जिसको 8%, 16 और 24% में दिया गया। जैसे आप बड़े बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और आपका बेंगलुरु, ये जो 6-7 सिटी है जिसको बहुत महानगर कहा जाता है, आप भी जानते हैं 6-7 ही है हमारे देश में महानगर। ये 6-7 अगर देखिए हम रांची में काम करते हैं, कोई व्यक्ति जो है गया में काम करता है, गया में तो उसको रूम 3,000 में मिल जाएगा, रांची में आएगा तो मुश्किल से 5-6 हज़ार में मिलेगा नॉर्मल रहने के लिए। वही क्या दिल्ली में क्या रह पाएगा, 5,000 के रूम में वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। दिल्ली है तो बड़ा शहर है तो वहाँ रेंट भी ज़्यादा लगता है। मुंबई में क्या 6,000 5,000 के रूम में आप रह पाइएगा, वो आपको मिलेगा कोल्ली में 5-6 हज़ार में। आप एक स्टैंडर्ड टाइप का रूम ढूंढेंगे तो कम से कम 15-20 हज़ार लगता है वहाँ, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए सरकार शहरों को बांट दिया XYZ में। XYZ 3 तरह का शहर बांट दिया। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो 6 हम आपको बताएं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब, उसको रखा गया है X में। और जो बीच वाला है पटना, रांची, धनबाद, ये सब जो है ना, जो बीच जो नॉर्मल नगर है उसको हम लोग रखा है Y सिटी में। और जो छोटे छोटे शहर हैं, गया हो गया, उन्हें गुमला अगर कह लीजिए, या और छोटे एकदम बिल्कुल छोटा अगर शहर है, बिल्कुल मतलब ज़्यादा कोई बड़ा एरिया नहीं है, गांव टाइप का है, उस जगह पर तो काम कर रहे हैं लोग छोटा शहर में, तो उसके लिए उसको Y सिटी Z सिटी में रखा गया है, XYZ। अब उसके लिए रेट है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति X सिटी में काम कर रहा है, महानगर में काम कर रहा है, तो उसको जो है उसका बेसिक पेमेंट, ये जो बेसिक पेमेंट है 44,900, इसका 24% जो भी बनेगा उसको HRA मिलेगा। अगर कोई रांची, पटना, हरियाणा और चंडीगढ़, अगर ये सब शहरों में काम करता है, जो बड़े बड़े शहर उन 6 को छोड़कर जितने भी शहर हैं हमारे इंडिया में, अगर वहाँ काम करता है तो जो भी उसका बेसिक पेमेंट है 2400 है, अगर 2400 ग्रेड पे पढ़े तो उसका बेसिक पेमेंट 25,500 है, 25,500 का मिलेगा 16%। जैसे हम अभी रांची में काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना है बेसिक, ये HRA कितना मिलता है 16% मिलता है। जो गया से छोटे शहर में काम करेगा उसको 8% उसका बेसिक का मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो 100 ग्रेड पर काम करते हैं उनको 18,000 बेसिक है, 18,000 का बेसिक अगर निकालेंगे तो 8% के हिसाब से, तो ये तो देखिए 1800 से भी कम हो गया, 1800 से भी कम हो गया 8%, 18 कितना होता है 72, यानी कम हो गया। तो उस केस में सरकार क्या कर दी है कि नहीं, मिनिमम फिक्स कर दी है कि देखिए मिनिमम कम से कम जिसका भी बेसिक पे कम है, भाई बेसिक ये 18,000 से कम है, उसका कम से कम, अब इसका तो 8% निकालेंगे तो बहुत कम गया, यानी कि 1500-1600 में होगा, 1500-1600 में तो रूम मिलेगा, बताइए गया से शहर में भी नहीं मिलता। तो सरकार फिक्स कर दिया कि नहीं, फिक्स कर दी क्या कि नहीं, कम से कम मिनिमम आपको HRA अगर दम X सिटी में है तो 1800 रुपया, अगर Y सिटी में है तो 3600 रुपया तो मिलेगा ये। और ये वाला किसको है 5400 रुपया मिलेगा अगर आप एक्स सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो ये वाला प्रॉब्लम किसके साथ आता है, जिसका ग्रेड पे 1800 है, ग्रुप डी में काम करता है या CHSL में काम करता है। तो CHSL में अगर काम करते हैं, दिल्ली में जाएंगे आप, तो अगर दिल्ली में आपका 19,900 का 24% भी देगा तो ये 5400 से कम बैठेगा, तो उस केस में तो हमारा 4800 के आसपास में आएगा। तो क्या उसमें हम गुजारा कर सकते हैं, रूम मिल जाएगा 4800 में? नहीं। तो फिक्स कर दिया सरकार कि कुछ नहीं, कम से कम 1800 से कम तो किसी को नहीं मिलेगा।
अगर इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं 16% बेसिक पे का और 1800 से कम आ गया तो नहीं। अगर वो जेड सिटी है तो एक्स सिटी में कितना 5400, इसमें 3600, इसमें 1800, इसको भूल जाइए। हम ये प्रॉब्लम होता है सिर्फ किन लोगों के साथ, जो 1800 और 1900 ग्रेड पर जो काम कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनका अगर परसेंटेज निकालेंगे 8 या 16 या 24 तो बेचारा का बहुत कम राशि बनता है जी, बहुत कम राशि बनता है। तो उस केस में सरकार फिक्स कर दिया कि नहीं, इन दोनों का 1800, 3600, 5400 रुपये कम से कम मिलेगा, ठीक है, शहर के हिसाब से। तो मान लेते हैं कोई दिल्ली में काम कर रहा है व्यक्ति, तो इसका 24% अगर कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते हैं अगर 45,000 है, 45,000 का अगर 24% निकालेंगे तो कितना होगा, तो उसके हिसाब से जो भी बनेगा यहाँ पे HRA बन जाएगा। इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। अब ये तो रहने का खर्चा, अब कहीं रहते हैं दूर, अब आपको आने जाने का भी तो खर्चा चाहिए। अब हम अपना सैलरी में से थोड़ी खर्चा करेंगे, अगर हम सैलरी में से खर्चा करेंगे तो बीबी कैसे जाएगी मेरी मार्केटिंग करने उसको भी तो चाहिए। तो हम भी जाए अपना ऑटो भाड़ा खर्चा करके, मेरी वाइफ भी जाएगी ऑटो भाड़ा खर्चा करके, तो फिर प्रॉब्लम है ना, उस सैलरी में कैसे काम चलेगा। तो सरकार आपको ऑफिस जाने के लिए भी खर्चा देती है, जिसको हम लोग TA बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं। तो मिनिमम नॉर्मल शहर है तो 1800 रुपया, बड़े बड़े शहर हैं तो 3600 रुपया मिलेगा। 1800 3600 रुपये फिक्स कर दिया गया था। कब फिक्स कर दिया था? 2016 में, जब 7th CPC कमीशन पे कमीशन आया था, उस समय 1836, जैसे रांची में है तो 3600 रुपये मिलेगा, ये 1800 मिलेगा, रांची में 18 ही मिलता है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पटना में 3600 मिलता है, याद रखिएगा, पटना में आपको 3600 मिलेगा। तो यानी कि ये वाला तो फिक्स है कितना, 3600 या तो 1800। यहाँ पे रांची में तो 1800 ही है, क्योंकि रांची को छोटा शहर माना गया है, क्योंकि यहाँ कोई मेट्रो तो है नहीं, या कोई बहुत बड़ा आबादी तो है नहीं, अगर बहुत बड़ा एरिया भी तो नहीं है। मुश्किल से अगर ऑटो का चक्कर भी मारेंगे दिन भर में तो मुश्किल से 100-150 में घूम लीजिएगा रांची, इस पार से उस पार। लेकिन पटना का क्या आप राउंड मारेंगे इस पार से उस पार, तो क्या 100 रुपये के भाड़े में हो जाएगा? नहीं। तो जो बड़ा शहर होता है, जिसका एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंजस्टेड है, तो वहाँ 3600 रुपये है वहाँ कहीं, और जो कम एरिया वाला शहर है, कम पॉपुलेशन वाला शहर है, तो वहाँ 1800 रुपये है। तो मान लेते हैं 3600 रुपये। पटना में कोई काम करता है, दिल्ली में काम करता है, तो ये तो उस समय फिक्स किया गया था ना 3600। तो अब तो महंगाई बढ़ गया, भाड़ा बढ़ गया जी, ऑटो का भाड़ा बढ़ गया, ऑटो का भाड़ा बढ़ गया, तो सरकार उस पर क्या करता है कि इस पर भी DA देता है। यानी कि 3600 का भी 17% आप निकाल लीजिए, 3600 का भी 17% निकालिए, जो भी आता है अमाउंट वो वाला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये लास्ट में हम निकाल के आपको बताएंगे लास्ट में, अभी बस सीख लीजिए। अदर अलाउंस क्या होता है? अब ये NPS क्या होता है जी? अब चूंकि ये सब तो आपको मिलता है, अदर अलाउंस क्या होता है छोड़ दीजिए। NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो होता है ये होता है, क्या होता है NPS? ये आपका सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी का 10% आपका कट जाता है, ठीक है, कट जाएगा, सैलरी का 10% आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सैलरी का वो वही चीज़ आपको लास्ट में एक मुश्त होकर सरकार भी कुछ उसमें पैसा ऐड देती है, 12% शायद, और उसको ऐड करके जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो उस समय आपको एज ए रिटायरमेंट के रूप में लौटा दिया जाएगा, ठीक है ना। जो प्राइवेट में आप सुनते हो रहे होंगे कि PF कटता है, तो यहाँ पे सरकारी में क्या कटता है, NPS कटता है। और जो सरकार आपको एक मेडिकल फैसिलिटी दिया हुआ है आपको और आपको फैमिली को, जो आपके मम्मी पापा हैं, आप हैं, आपकी बीवी बाल बच्चे हैं, उनके लिए जो CGHS जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, इसके तहत आपको सरकार फ्री में नहीं देती है। ये भूल भ्रम में मत रहिएगा, सरकार जो मेडिकल फैसिलिटी देती है फ्री में आप इलाज करा सकते हैं, तो उसके लिए पैसा कटता है पर महीने कटेगा। अगर बहुत छोटा एम्प्लॉई है, यानी कि कम सम बेसिक पेमेंट काम कर रहा है, 2400 तक में काम कर रहा है, 2400 में काम कर रहा है तो उसको 250 कटेगा। अगर 2800 से इधर काम कर रहा है 4200 में, तो उसको 2800 से 4600 में काम करेगा तो उसको 450 कटेगा। और जो 4800 में काम करेगा उसको क्या कटेगा, क्योंकि उसका ज़्यादा पेमेंट है इसलिए उसको 650 कटेगा, ठीक है। तो ये वाला कटने का चीज़ हो गया। तो समझ गए क्या कटता है, क्या मिलता है। अदर अलाउंस क्या होता है? जैसे कि गुड्स कार्ड, जैसे कि रेलवे में आपको अदर अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रेलवे में क्या होता है, टाइम टू आप, ये सब तो चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हर किसी को मिलता है। बेसिक पेमेंट हर किसी को मिलेगा, DA सबको मिलेगा, HRA सबको मिलेगा, हाउस ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको मिलेगा, DA और TA भी सबको मिलता है, लेकिन अदर अलाउंस हर किसी को नहीं मिलता है। ये ऐसा जॉब में मिलेगा जो जॉब नेचर के विपरीत काम करते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन रेलवे का एम्प्लॉय बेचारा रात में काम करता है। वो कौन सा गुनाह किया है जी, जो हम दिन ही में 10 बजे गए, 5 बजे तक सल्टा के आ गए और रात में आराम से सो रहे एकदम पूरा पैर बिछा के बेड पे। और वो रेलवे कर्मचारी जो रात में काम कर रहा है, वो कौन सा कोई पिछले जन्म का उस पर शराब तो नहीं लगा हुआ है ना, कि वो रात में बेचारा, आप सोए पैर फैला के, आप ही सरकारी कर्मचारी, वो भी सरकारी कर्मचारी, वो इतना क्यों मेहनत करे कि रात में करे?
क्यों हम नहीं करेंगे रात में? तो उसके लिए सरकार उसको क्या करती, कुछ पैसा एक्स्ट्रा देती कि नहीं तुम थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एज पर उनके जो दिन में काम करते हैं, आप तुम रात में काम कर रहे हो तो तुमको थोड़ा सा अलाउंस ज़्यादा मिलेगा। मान लेते हैं मेरा ड्यूटी है 8 से मान लेते हैं कि शाम 10 से 5, ठीक है। अब हम गए 10 से 5, ट्रेन के हम ड्राइवर हैं, 10 से 5 मेरा ड्यूटी लगा। अब ट्रेन लेट हो गई, ये मेरा प्रॉब्लम है, ट्रेन लेट होना नहीं है ना, मेरा प्रॉब्लम तो नहीं। गुड्स कार्ड वगैरह कौन सा मतलब कोई पाप किया है कि उसको, अब वो 8 बजे से गया और कल तक वो इतना ट्रेन लेट हो गई, कल सुबह पहुंच रहा है, जबकि उसको ड्यूटी समाप्त होना था 5 बजे शाम को और वो बेचारा पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पर कल सुबह 5 बजे। तो बताइए सॉरी 8 घंटा का ड्यूटी था, उसको करना पड़ गया 16 घंटा। किसके वजह से? सिस्टम का प्रॉब्लम की वजह से। वो उसका कोई गलती नहीं है भाई, चलो पहुंच जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टेशन रूट बिजी है, इसके वजह से उसका तो कोई दुख है, तकलीफ ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके वजह से सरकार उसको क्या करती है, पैसा देती है। जैसे पुलिस वाले लोग, भाई लोग, पुलिस वाले लोग, अब हम लोग तो ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग अपना लंच ले जाते हैं, अब काम कर लेते हैं। पुलिस वाले लोग को क्या दिक्कत है, उनको कहीं भी ड्यूटी लग जाता है। हम क्या करें भाई, सब और लोग तो रूम पे काम कर रहे हैं बैठ के, हम क्यों इधर उधर घूमते रहें? हमारा नाश्ता कैसे होगा, चलने फिरने जो हम एक्स्ट्रा इधर उधर घूम रहे हैं उसका खर्चा कौन देगा? हम अपने जेब से खर्चा करें। तो इन सब चीज़ों के लिए जहाँ पे ऑफिस की आप कैंपस से जहाँ अगर बाहर निकले, ऑफिस के कैंपस में काम न करके आप कहीं राउंड फील्ड में वर्क करने जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा सरकार देती है, क्योंकि आपको खाने का, रहने का और आपका जो भी खर्चा दिखता है कि नहीं ये बेचारा जेब से थोड़ी देगा, ये तो ऑफिस के काम से इधर उधर घूम रहा है, या ऑफिस के काम से राउंड पर निकला हुआ है, ऑफिस के काम से इसके वजह से लेट हो रहा है, तो उसके लिए अदर अलाउंस मिलता है, जो खास करके रेलवे और डिफेंस वाला में ज़्यादातर देखा जाता है, मिलता है। ठीक है, तो हर किसी का रेट अलग अलग है। अब वो जाइएगा जब डिपार्टमेंट तब आपको पता चलेगा। लेकिन नॉर्मल जो एक 10 से 5 वाला जो ऑफिस होता है उसमें अगर काम करेंगे तो उसमें अलाउंस वगैरह का कोई ये आपको नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो आप एज यूजुअल काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मेहनत वाला कुछ है नहीं, तो आपको क्यों मिलेगा अलाउंस? अलाउंस उन्हीं को मिलता है जो थोड़ा सा हट के करते हैं कुछ। समझ गए बात? आइए देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति एक कम सैलरी निकाल के आपको बताते हैं। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो एक एक्साइज इंस्पेक्टर में काम करता है, ठीक है, समझ गए, एक्साइज इंस्पेक्टर में काम करता है। अगर वो एक्साइज इंस्पेक्टर में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, उसको कितना सैलरी बनेगा? आइए हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को, या फिर कोई भी इंटरव्यू पोस्ट पर है, तो अलाउंस को हम अभी नहीं रखेंगे, अलाउंस विदाउट अलाउंस हम देखते हैं, एक्स्ट्रा विदाउट स्पेशल एक्स्ट्रा अलाउंस। कहीं कोई 4600 ग्रेड पर कोई व्यक्ति काम करता है तो बताइए, देखते हैं कि उनका सैलरी कितना बनता है। जो 4600 ग्रेड पर काम करते हैं तो सबसे पहले तो उनका बेसिक देखना पड़ेगा। तो आप गूगल से जाइए, डाउनलोड कीजिए, पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC पे कमीशन वाला निकाल लीजिए। तो 4600 ग्रेड पे में देखेंगे तो पहला में आपको मिलेगा 44,900। 44,900 तो उसका बेसिक ही है दोस्त। 44,900 हमको मिल गया उसका बेसिक पेमेंट, यानी कि 44,900 रुपये क्या है उसका बेसिक पेमेंट है। अब उसको मिलेगा तो 2016 में फिक्स हुआ था जी, अब हमारा चल रहा है 21, तो कहीं ना कहीं अभी सैलरी कोई रिवाइज नहीं हुआ है। तो अब सरकार उसमें क्या है 17% उसका DA देगी। किसका 17%? तो इस बेसिक पेमेंट का 70% अगर निकालेंगे तो 7633 आएगा। इसका 17% बढ़ गया। ये जो DA है हर 6 महीना पर कभी 3%, कभी 5% ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब वो HRA है, मान लेते हैं अगर दिल्ली में वो काम कर रहा है, दिल्ली में काम करेगा तो HRA कितना मिलेगा? 24%। अगर वो रांची ऐसे शहर में काम कर रहा है तो 16%। अगर वो गया ऐसे शहर में काम कर रहा है तो 8%। तो 8% अगर आप इस बेसिक 44,900 का निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 35,92। अगर वो 16% रांची में काम कर रहा है तो 7184 रुपया मिलेगा उसको रहने का खर्चा, 7,184 रुपया। अगर वो दिल्ली में काम कर रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर तो उसको मिलेगा 24%, इसका तो 24% निकालेंगे तो 10,776 रुपया मिलेगा रहने का खर्चा। देखिए ये X सिटी में है, रहेगा तो इतना, Y सिटी में रहेगा तो इतना, Z सिटी, शहरों को 3 कैटेगरी में सरकार बांट रखी है। ठीक है, अब उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस चूंकि दिल्ली में है, मान लेते हैं अभी 3600, रांची में रहेगा तो 1800 हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं दिल्ली में ही काम कर रहा है तो कितना मिलेगा? 3600। अब ये DA पर भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस चूंकि अब पहले के अकॉर्डिंग भाड़ा बढ़ गया,
तो उसके लिए 17% जो यहाँ हम दे के डीए, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी डीए बढ़ेगा, तो इसका 17% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 612 रुपया। अब इसको ऐड कीजिए, एक्स-सिटी को ऐड कीजिएगा तो देखिए तो 44,976.33 और फिर ये 10,776 ये जोड़िएगा तो 67,521 रुपया ग्रोस पेमेंट उसका बन गया। इतना उसका पेमेंट है 67,521। अगर वो कहीं अदर अलाउंस उसको नहीं मिलता है तो ठीक है। अगर वो रांची से शहर में काम करेगा तो 63,899 रुपया उसका ग्रोस पेमेंट है। अगर वो गया ऐसे शहर में काम करेगा तो 60,337 रुपया उसका ग्रोस पेमेंट है। ग्रोस पेमेंट यानी कि उसका अपना खुद का पैसा है। अब उसमें से कुछ पैसा कट जाता है, लेकिन वो आप ही का पैसा है, कटता जरूर है लेकिन वो आपको एज ए रिटायरमेंट के रूप में मिलेगा। जो हम आपको बोले कि इसका 10%, इसका अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा 4490, यानी कि ये पैसा भी आपको कटना है। अब आपको बोले थे कि देखिए वो CGHS होता है, CGHS होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ना, CGHS, इसका बोले थे कि देखिए 650 रुपये कटता है। 4200 से ऊपर वाला को कितना कटता है 650, मान के चलिए 650 रुपये कट गया तो देखिए कितना हो गया 450, 650, 250, यही रेट है लेवल के हिसाब से। तो इतना रुपया ये कल चला गया आपका मेडिकल का खर्चा, और ये वाला तो आप ही का पैसा है जो बस अभी जमा कर रही है सरकार, आप ही को जोड़ जाड़ के लास्ट में देगी एज ए रिटायरमेंट के रूप में। तो डिडक्शन हो गया 5140, ये इतना पैसा आपका कट जाएगा, ये मिलेगा नहीं आपको। तो अगर 5140 सबके सैलरी से घटा देते हैं तो 60,337 से तो मिल रहा है कितना 55,197 रुपया, 58,759 रुपया, 62,300 कितना 81 रुपया आपको मिलेगा इन हैंड, यानी कि आपके खाता में आएगा ये वाला सैलरी। अगर गया में काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर तो आपको मिलेगा इतना, अगर रांची में काम कर रहे हैं तो 58 मिलेगा, दिल्ली ऐसे शहर में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे अगर शहर में काम कर रहे हैं तो 62,381 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर फील्ड में जाते हैं एज ए इंस्पेक्टर तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस और मिलेगा, तो वो अलाउंस अभी विदाउट ऐड किए इतना है। ये एक बेसिक जो सबको मिलता है उतना तो मिलेगा, अलाउंस की बात नहीं करते। मान लेते हैं शायद आपको ऑफिस में काम करना पड़ जाए पूरा महीने, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों अलाउंस, किस चीज़ का अलाउंस, नहीं मिलेगा अलाउंस, ठीक है ना। तो अलाउंस को बिना ऐड किए सैलरी कितना बनता है इतना। तो आप ऐसे ही किसी का भी स्टेशन मास्टर का आपको निकालना है विदाउट अलाउंस, स्टेशन मास्टर का नाइट अलाउंस मिलता है, फिर और भी उसका अलग अलग टाइप का अलाउंस मिलता है। तो स्टेशन मास्टर का कितना है ग्रोस पे 4200 ग्रेड पे, 4200 के हिसाब से कितना है 35,400, 35,400 यहाँ पे रखिए, 35,400 का 17% यहाँ पे रखिए। कौन सा शहर में है देख लीजिए, कैसा स्टेशन पर काम करता है। मुश्किल एक स्टेशन पर तो नहीं होगा, वाई पर होगा या जेड पर होगा, तो इसके हिसाब से आप उसका निकाल लीजिए 8% या 16% या 24%, है ना। टीए उसका शायद 1800 होगा, छोटा मोटा शहर में होता यहाँ पे। हाँ, अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लिए, सर का एक बात याद रखिएगा, अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लिए तो ये HRA आपको नहीं मिलेगा जी। सरकारी क्वार्टर में अगर आप रहते हैं, ऑफिस के द्वारा दिए गए रूम फ्लैट में रहते हैं तो ये वाला चीज़ नहीं मिलेगा। सरकारी विदाउट अगर सरकारी क्वार्टर नहीं है, पर्सनल कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, तभी आपके सैलरी में ऐड होगा। क्योंकि सरकारी जब यूज कर रहे हैं बंगला, क्वार्टर, फ्लैट, तो फिर क्यों, ठीक है। तो उसके बाद फिर डीए निकाल लीजिएगा इस टीए का, उसके बाद ग्रॉस, और ये डिडक्शन 10% होता है बेसिक पेमेंट का। CGHS 450 या 650 कुछ भी आप लेके बना सकते हैं। उसके बाद जोड़िए घटाइए निकाल लीजिए कितना आता है इसका सैलरी। तो समझ में आ रहा है कितना सैलरी है किसी एक इंस्पेक्टर पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति का। एक बेसिक सैलरी ये है विदाउट अलावेंस। बातें समझ में आ गई आपको। अब ऐसे ही आप थोड़ा निकाल के हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बताइए 2400 ग्रेड पेपर, 2800 पे एक पीए का तो हम निकाल चुके थे पहले भी। आपको बताना है कि एक अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को शुरुआती पेमेंट कितना मिलेगा अगर वो दिल्ली शहर में काम कर रहा है तो 2800 ग्रेड पेपर, ठीक है। एक LDC दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको कितना सैलरी मिलेगा अगर वो 1900 ग्रेड पे काम कर रहा है विदाउट अलावेंस, विदाउट स्पेशल अलाउंस, ठीक है ना। ये सब अलाउंस तो सबको मिलता है, HRA, DA, TA, ये सब जो है ये सब तो सबको मिलता है। यह चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ध्यान से इसको देख लीजिए और आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितना सैलरी किसका बन पाएगा, ठीक है। समझ गए सैलरी के बारे में, किसका कितना सैलरी बनेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, कितना परसेंटेज क्या मिलता है नहीं मिलता है ना। फिर
आपको ने आज तो हम बात की सैलरी के बारे में। अब सैलरी देखिए, अब ये जरूरी नहीं कि हर साल 44,900 ही नहीं मिलेगा। अगला साल जैसे ही एक साल खत्म होगा उसका जॉब का, तो इसका 3% बढ़ जाता है। बेसिक जो होता है हर साल 3% बढ़ जाएगा, 3% हर साल बढ़ जाता है। तो देखिए 3% ये सैलरी बढ़ गया, और 6 महीने पर मिनिमम 3% DA बढ़ता है, तो 3 3 6 9 मान के चलिए कि साल में आपका सैलरी 10% बढ़ जाएगा। अगर अभी आपका सैलरी 40 है तो एक साल के बाद 44 हो सकता है मिनिमम, मतलब 10% से 9% के बीच में आपका सैलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सैलरी कितना बढ़ते हैं, तो 7 से लेकर 10% के बीच में तो डेफिनेटली बढ़ जाता है अगर DA है तो। लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी DA बंद है 1.5 सालों से, तो उसका लेकर तो नहीं चलते हैं। तो फिर 3% तो फिक्स है। फिर DA के रेट के हिसाब से अगर महंगाई खूब बढ़ गया तो सरकार अगर DA बढ़ा दी तो आपका सैलरी और बढ़ गया। तो समझ गए आप कितना सैलरी बढ़ता है, मिनिमम 7 से लेकर 10% तक प्रत्येक साल बढ़ने का चांसेस रहता है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट, कोई व्यक्ति अगर 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, 4 साल काम कर लिया, तो फिर बढ़ाते रहिए 3% करके, तब आपको समझ में आएगा कितना उसका सैलरी अप्रॉक्स हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम उसके आसपास तो जा ही सकते हैं ना आप, कि हाँ इतना हो सकता है, इसका बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपका सैलरी का नाम था। आप समझ गए होंगे कि सैलरी कैसे निकाला जाता है, किसका सैलरी कितना बन सकता है, या आप खुद अब निकालना सीखिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 लोगों का सैलरी निकाल के, अगर 2 साल के बाद कितना होगा, 2 साल के पहले कितना था, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तब आप खुद अपना सैलरी निकाल के खुश हो जाइएगा कि हाँ हमको इतना मिलेगा। आज इंस्पेक्टर में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, कोलकाता में रहेंगे, तो इतना मिलेगा। समझ गए ना। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।